अच्छा, आज की डेट में जैसे कंट्री है इंडिया, तो मुझे लगता है कि खुद को मजबूत करने के लिए 3 वॉर के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो जैसे एक हो गया सिविल वॉर, एक हो गया बॉर्डर वॉर और एक हो गया डिजिटल वॉर। तो इस पे आप क्या कहेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं देखिए, जहाँ तक बॉर्डर वॉर की बात है वो बात बिल्कुल फैक्ट है कि बॉर्डर वॉर के केस में पाकिस्तान और चाइना हमारे लिए हमेशा से थ्रेट रहेंगे ही, और वो बॉर्डर को वोलेटाइल रखेंगे, उसका हित है उसमें। और जहाँ तक बात रहती है हमारी सिविल वॉर की, सिविल वॉर में तो देखिए जितने भी आपके इंटरनल इश्यूज हैं, अगर आप उनको रिजॉल्व नहीं करेंगे तो ये इंटरनल इश्यूज आपको आज की डेट में देश तोड़ने की सारी शक्तियाँ आपके साथ है। और जब तक हम बात करते हैं डिजिटल लेवल की, तो डिजिटल लेवल पर तो देखिए इस समय जितना डिजिटाइजेशन भारत की इकोनॉमी का होगा उतना ही ज़्यादा थ्रेट वल्नरेबिलिटी हमारी बढ़ेगी। ओके। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए खास करके पहली बात तो डिजिटल लेवल पर तो डिजिटल अवेयरनेस की आवश्यकता है। बॉर्डर लेवल पर हमारी सुरक्षा संस्थाएं हैं जो इस चीज़ को अपने आप टैकल करेंगे। लेकिन जो इंटरनल सिविल वॉर वाली चीज़ है उसमें सारा खेल लोगों पे आ जाता है कि लोग किस प्रकार से ऐसे नैरेटिव्स के शिकार में पड़े हैं जिससे कि देश जुड़ता नहीं बल्कि टूटता है। हुँ। तो अगर लोग उस चीज़ को समर्थन देंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि सिविल वॉर की परिस्थिति और बनेगी। कहीं न कहीं इसको बहुत ज़्यादा हद तक इन्फ्लुएंस तो डिजिटल भी करते ही है ना? बिल्कुल करते, डिजिटल एक माध्यम है कि उस आइडिया को प्रोपोगेट करने का, लोगों तक ले जाने का। पर बात ये है कि लोग उस मैसेज को कितना ऑब्ज़र्व करते हैं। जैसे मार्क ज़ुकरबर्ग ने भी कहा था कि मतलब कहीं न कहीं डेटा शेयर होता है और उस हिसाब से एल्गोरिथम काम करते हैं। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं अब हम वो चीज़ नहीं करेंगे। तो ये तो आज भी हो रहा होगा ना कि क्योंकि 100% हमें वही चीज़ दिखाई जाती है जो हमें पसंद है, हम लाइक करते, शेयर करते हैं एल्गोरिथम पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर इस चीज़ को क्या गवर्नमेंट रोकने की कोशिश नहीं कर नहीं, रही? ये चीज़ तो रुक नहीं सकती। ये टेक्नोलॉजी का आज की डेट में एक नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट है। क्योंकि अब आपने एक बार एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फ़ोकस करना शुरू कर दिया तो वो एल्गोरिदम आपको वही चीज़ दिखाएगा और आपका ब्रेन का पूरा ट्यूनिंग वैसा कर देगा वो। हुँ। तो उस केस में ये उम्मीद रखना कि कुछ अल्टरनेटिव चीज़ आएगी वो मुश्किल है। अच्छा, कहते हैं ना जैसे कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो बिल्कुल। ऐसा क्या लाया जा सकता है कि फिर भी लोग अवेयर तो हों कम से कम? ठीक है, पता है नहीं, हमारे नहीं बीच देखिए, ये चीज़ें अवेयर हैं। अवेयर होना सबसे बड़ी चीज़ है कि उसके लिए एक लैटिट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस होने की आवश्यकता है। हुँ। जब तक आपके अंदर एक लैटिट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं होगा तब तक नहीं होगी, अवेयरनेस तब तक नहीं आएगी। ओके। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके ऊपर हमारे खुद के लोगों को काम करने की ज़रूरत है। हम लोग तो ये भी देखते हैं ना कि बहुत से लोगों में तो मतलब पैट्रियोटिज़्म की भी कमी है। मतलब वो लोग इतने ज़्यादा पॉलिटिकल एजेंडा से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि अगर कोई देश हित की भी बात कर रहा है और सामने वाला अपोज़िशन में है, तो वो उसको भी नकार देगा कि भाई हमें इसके विरोध के लिए भले देश का विरोध करना पड़े लेकिन इसका विरोध करेंगे। तो इस चीज़ों को कैसे फिर मैनेज किया जा सकता है या डील नहीं कैसे करें देखिए, इनसे? सबसे बड़ी बात ये है ना कि हमारे देश का दुर्भाग्य ये रहा है कि पैट्रियोटिज़्म हमने इज़राइल की तरह कभी इनकलकेट किया नहीं है स्कूली लेवल से। हमारे केस में यही रहा। इज़राइल के केस में आप देखिए कि वहाँ पर मैंडेटरी कॉन्स्क्रिप्शन है। हर व्यक्ति को 18 वर्ष के बाद जो है मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस करनी है। यहाँ पर पहली बात ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्यों नहीं होता ये काम? हम इस प्रकार से पैट्रियोटिज़्म को क्यों नहीं भरते? दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि पक्ष-विपक्ष की अगर हम डिबेट को देखें तो उन दोनों का एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है, राजनीतिक ऑब्जेक्टिव। देश से किसी को अनफॉर्चुनेटली लेना-देना कुछ है नहीं इस मोमेंट पे। हुँ। लोगों को सिर्फ यही लगता है कि भई जिस तरीके से हमारी सत्ता हमारी बरकरार रहे, उसी एजेंडा को चलाना है, और दूसरे का ये रहता है कि भई हमारे को सत्ता पक्ष को हटा के अपनी सत्ता लानी है। हुँ। तो यहाँ पर देश के विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए या देश को एक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो ये चीज़ें तो नहीं होती। फिर इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब कि जैसे आपने कहा पहले से ही अनअवेयर है लोग, लोगों को पता ही नहीं है और इसी कारण लोग मतलब कहीं न कहीं शिकार हो रहे हैं बिल्कुल पॉलिटिकल लीडर्स का, एक प्रकार से देखा जाए उनके एजेंडा का। तो आपने जैसे कहा एजुकेशन सिस्टम फिर कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, हमारे देश में तो ये वेदा का देश है। इस देश में वेदों का कंपाइलेशन हुआ है, उपनिषद बने हैं। जी। लेकिन उसके बावजूद भी आज की डेट में वैदिक ज्ञान को पढ़ने के सिवाय, उपनिषदिक ज्ञान को पढ़ने के सिवाय हम क्या करते हैं, सुबह से रात इंस्टाग्राम की रीलें देखते हैं। हुँ। तो यहाँ पर माँ-बाप का बहुत बड़ा रोल है। आप अपने बच्चे के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रखते, ठीक है? उसको आप लोग डिवाइस पकड़ा के छोड़ देते हैं ये कह के कि अब आप जो देखना है देख लीजिए जिसमें आपको खुशी मिले। बच्चा कार्टून देख रहा है, ये सब देख रहा है, ठीक है, कोई इसमें बुराई नहीं है, पर बात ये है कि क्या वो वैल्यू चीज़ कुछ सिखा रहा है आपको? जैसे ही बच्चा 8 से 10 साल का होता है, आप देखिए कि वो वायलेंट मोबाइल गेम खेलना चालू कर देता है। हुँ। तो इन चीज़ों के ऊपर जब तक घर के लेवल पर वो नहीं होगा, तब तक कोई कंट्रोल आप दूसरी जगह से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप जैसे कह रहे हैं ना कि मतलब आपने बात तो बहुत अच्छी कही कि लोग
वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, लेकिन बहुत से लोग तो ऐसी उंगली भी उठा देंगे कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप कहाँ पीछे जाने की बात कर रहे हो, तो इस पे आप क्या कहेंगे फिर? नहीं, नहीं, देखिए बात ये है कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, वेद पढ़ना पीछे जाने वाली बात क्या होगी? लोग कहते हैं ऐसा। नहीं, लोग अगर कहते हैं तो ये उनकी सोच ही गलत है। हुँ, अगर आपको ये लगता है कि वेद पढ़ना या उपनिषद पढ़ना अगर पीछे जाने वाली बात है, तो क्या इंस्टाग्राम पे किसी अजीब से प्रकार के लड़का-लड़की को नाचते हुए देखना वो बड़ा प्रोग्रेसिव काम है कोई? सही बात है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं फिर वही कहूँगा कि आपके घर के अंदर क्या वैल्यू सिस्टम प्रोपोगेट किया जा रहा है? हुँ, आपके घर के अंदर किस चीज़ को देखने के लिए, सोचने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है? हुँ, अब कई घर ऐसे हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी मतलब ऐसी चीज़ें, स्पिरिचुअल चीज़ें देखते हैं। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिनको स्पिरिचुअलिज़्म का कोई मतलब ही नहीं पता, सिर्फ़ मटीरियलिज़्म है। हमें पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। देखिए घर का माहौल बहुत मैटर करता है। जी, क्योंकि आप हर चीज़ अगर ये सोचे कि सरकार करेगी या स्कूल करेगी, उससे पहले चीज़ आपके घर पे होगी डिसाइड। बिल्कुल। आपने ये वैल्यूज़ की बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि मैं भी एक जगह जब धर्म के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे यही लिखा रहा कि मतलब कहना चाहिए जैसे साइंस है जो, साइंस धर्म से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि साइंस कहीं न कहीं हमें फैक्चुअल वैल्यू दे सकता है, लेकिन मॉरल वैल्यू के लिए आपको धर्म के पास ही आना पड़ेगा। बिल्कुल जाना पड़ेगा। और कहीं न कहीं हम सब इंसान हैं, तो मॉरल वैल्यू के बिना हम जी नहीं सकते। ये बिल्कुल तो है, फिर बिल्कुल। पशु और हम में तो कोई अंतर ही कोई नहीं है। अंतर नहीं। ये चीज़ है, तो ये चीज़ ध्यान में लोगों को रखनी चाहिए, और एजुकेशन सिस्टम मतलब चेंज होना चाहिए। देखिए एजुकेशन सिस्टम चेंज हो ना हो, क्योंकि वो तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन कम से कम घर पे तो जो वैल्यू सिस्टम है उसको तो आप चेंज कर सकते हैं। सही बात है। आजकल तो बल्कि ये जो डिजिटल की हम बात कर रहे हैं, ये फ़ायदेमंद भी साबित हो सकता देखिए वही मैं कह रहा हूँ, हम लोगों के अंदर एक ऐसा हमेशा से पॉइंट रहता है कि नहीं जो डिजिटल है या टेक्नोलॉजी है वो खराब है। बात ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी खराब है, बात ये है कि आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग क्या कर रहे हैं। है। अगर आप टेक्नोलॉजी को एक नेगेटिव नज़रिए से देखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो खराब है। लेकिन यही टेक्नोलॉजी ने आप आज की डेट में सोचिए कि जो आज से 25 साल पहले एक वेद को या किसी पुराण के किसी किताब को अगर पढ़ने के लिए उसको किताब पढ़नी पड़ती थी, आज आपकी डेट में आपके पास मोबाइल पे है वो चीज़। सही। तो आप उसको मोबाइल पे लेके कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। तो फिर बात वहीं उठती है कि आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना कैसे चाहते हैं। हुँ। सर अच्छा, जैसे पाकिस्तान शुरू से मतलब भारत के नाक में दम करके रखा था। मतलब चाहे टेररिज़्म हो, चाहे काउंटरफिटेड करेंसीज़ हो, उसने कमज़ोर करने की ही सोची भारत को, और जितना भी फंड उसको मिला है तो उसने टेररिज़्म में यूज़ किया है। तो आपको क्या लगता है कहीं न कहीं यही कारण है उसकी बर्बादी का? और आखिर वहाँ की आम जनता डेवलप क्यों नहीं हो पा रही है? नहीं देखिए, वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा से जितना भी पैसा इकट्ठा किया, चाहे भी किसी भी प्रकार के विकास से या दूसरे एंगेजमेंट से, उसने सिर्फ भारत के खिलाफ ही यूज़ किया है। तो पाकिस्तान में क्योंकि डेमोक्रेसी कभी डेवलप हुई नहीं और आर्मी का दबदबा हमेशा से वहाँ पर रहा, तो किसी भी प्रकार से डेवलपमेंट हो भी नहीं सकती थी वहाँ पर। हुँ, इस कारण से ये हुआ कि लोग हमेशा से सप्रेस होते रहे और लोगों को बेसिकली ये दिखाने के लिए कि देखिए हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं, आर्मी ने वहाँ पर बार बार जो है भारत के खिलाफ लड़ाई मोड़ती रही। तो इस तरीके से उन्होंने अपना सस्टेनेंस किया है, पर ये सस्टेनेंस लंबा नहीं चलेगा। तो एक ना एक दिन देखेंगे आप कि पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर दबाव आएगा ही आएगा, सोसाइटी की तरफ से, लोगों की तरफ से, कि इस चीज़ को बंद कीजिए आप। लोगों की बात करें तो अभी तो मतलब एक न्यूज़ भी आई थी, कुछ यूट्यूबर्स को तो इन्हें अरेस्ट कर लिया था, जो अवेयरनेस फैला रहे थे, जो भारत दिखा रहे थे, क्योंकि उनको तो बताया गया कि भारत में तो लोग सड़क पे सोते हैं, हाँ। वहाँ घर तक नहीं है रहने को, ऐसा मतलब उनको भ्रमित किया गया है। तो ऐसे जो यूट्यूबर्स आए थे वहाँ पे कि मतलब जो अवेयर कर रहे थे लोगों को, तो उनको अंदर कर दिया गया था। हाँ, देखिए कोई भी रेजिम के खिलाफ वहाँ पर आर्मी के उस एजेंडा को अगर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा तो उसको आर्मी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये बात तो तय है। ओके। तो जैसे लोग कहते हैं ना कि ये एक टेम्परेरी नेशन है, कुछ ही समय चलेगा, तो क्या आप ये सही मानते हैं, क्योंकि चाइना भी कहीं न कहीं इसके कंधे में बंदूक रख के चलाता है पाकिस्तान के, तो देखिए कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? पाकिस्तान के केस में यही बात है कि जब तक वहाँ पर डेमोक्रेसी फ्लरिश नहीं होगी, जब तक लोग सड़क पे नहीं उतरेंगे, लड़ेंगे नहीं, हुँ, तब तक वहाँ पर कोई बदलाव की परिस्थिति आएगी नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान टेम्पररी तो नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर बम है, परमाणु बम है उसके पास, तो वो टेम्पररी देश तो नहीं होगा। वो अपना एग्जिस्टेंस किसी ना किसी तरीके से बचाने की कोशिश ज़रूर करेगा। ओके। तो मतलब बना रहेगा। बना तो रहेगा, सुधरेगा कि नहीं, आपको क्या लगता है, मतलब नहीं अगर सुधरेगा नहीं, वो सुधरेगा सुधरेगा तो नहीं? नहीं। अच्छा, तो नहीं तो ऐसी कोई रणनीति इंटरनेशनल लेवल पे नहीं हो सकती कि दबाव बनाया जाए और कहीं न कहीं लाइन पे लाया जाए? नहीं देखिए, आप सबसे बड़ी बात ये है कि दबाव डालेगा कौन? चाइना तो दबाव डालेगा नहीं, और वो तो दूसरी यूज़ बात है कि अमेरिका करेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका के कुछ ऐसे राज हैं पाकिस्तान के पास कि अगर अमेरिका ने दबाव डाला तो पाकिस्तान भी अमेरिका को बोल सकता है। हुँ, क्योंकि देखिए जो 1980 के दशक में पूरा टेररिज्म का कैंपेन जब ये स्टार्ट हुआ, उस समय अगर किसी देश ने अमेरिका का साथ दिया तो वो पाकिस्तान थी। तो आज की डेट में पाकिस्तान के पास वो भी सीक्रेट्स हैं जिससे अमेरिका भी एम्बैरेस हो सकता है। चाइना के भी वो सीक्रेट्स हैं जिससे वो भी एम्बैरेस हो सकता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये है कि
कोई विश्व शक्ति इस समय पाकिस्तान को तंग नहीं करेगी। ओके। वो उसको इररिलेवेंट बना देंगे, उसको इतना रेलेवेंट एक्टर नहीं मानेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि ये सोचना कि कोई दबाव डाल के उसके बिहेवियर को चेंज करे, वो नहीं होगा। वो नहीं हो सकता। ओके। लेकिन यूएस ये भी तो नहीं चाहता ना कि चाइना सुपर पावर बन जाए। हाँ, यूएस ये नहीं चाहता है, लेकिन आज की डेट में अब इस समय हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि यूएस अब कुछ कर भी नहीं सकता है उसका। हाँ, थोड़ा मतलब वो भी क्योंकि कमजोर यूएस को देखिए, यूएस का अगर ऑब्जेक्टिव है कि हमें चाइना को तोड़ना है, तो चाइना और रशिया का ऑब्जेक्टिव है कि हमें यूएसए को तोड़ना है। हम्म। तो यहाँ पर 2:1 का रेशियो है कि दो बड़ी शक्तियां हैं जो यूएस को कमजोर करने में लगी है, विज़ाविज़ एक बड़ी शक्ति जो पूरे विश्व को कमजोर करने में लगी है। हम्म। तो आप ऐसे में ज्यादा पावरफुल किसको मानते हैं? मतलब रशिया, चाइना, यूएस, कौन है? अभी इस मोमेंट पे ये कहना कि ये कंट्री पावरफुल है, ये मतलब अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे जज किया जा सकता है, बट ये कहना कि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति कोई है, वो कोई ऐसी नहीं है। अभी नहीं, क्योंकि अभी सभी कोई है। अपने लेवल अभी पे सभी अच्छा अपने काम कर। लेवल पर कुछ ना कुछ लेवल पर वो आगे हैं। ओके। तो वो परिस्थिति अब खत्म हो गई जो शीत युद्ध के दौरान होती थी कि भाई दो बड़ी विश्व शक्तियां, बाकी सब कमजोर शक्तियां। तो वर्ल्ड अब एक अलग डायरेक्शन में जा चुका है। ओके। और इंडिया को कहाँ देख रहे हैं आप? इंडिया एक इमर्जिंग पावर है, एक इमर्जिंग पावर है, और आने वाले समय में इंडिया भी यूएस के साथ भी उसके रिश्ते खराब होंगे, रशिया के साथ उसके नहीं खराब होंगे, क्योंकि रशिया इंडिया को उस नज़रिए से नहीं देखता है। लेकिन यूएस और चाइना के कंपटीशन में इंडिया राइज अगर करता है तो वो दोनों के लिए प्रॉब्लम है। ओके। हेलो फ्रेंड्स, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर अपडेट्स।